लास्ट के 50 साल में हमने वो अचीव किया जो लाखों सालों में नहीं हुआ। बट तो भी इतना सब कुछ है जो हम नहीं जानते। इनफैक्ट हमारी नॉलेज कितनी लिमिटेड है और कितना कुछ है जानने को, ये भी हमें कभी पता नहीं चलेगा। इस वीडियो में बात करते हैं यूनिवर्स के 10 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में, यानी लिमिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। नंबर 1 है बिग बैंग। शुरुआत करते हैं यूनिवर्स की शुरुआत से। ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसका हमें बेसिक आइडिया है, जिसे हम समझते हैं बिग बैंग से। 13.8 बिलियन साल पहले हुए बिग बैंग के सपोर्ट में बहुत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस हैं, जैसे CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, हाइड्रोजन हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट्स की यूनिवर्स में हर जगह प्रचुरता, रेड शिफ्ट और एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। परंतु बिग बैंग के पहले क्या हुआ था, उसके दौरान क्या हुआ और जस्ट बाद क्या हुआ, ये हमें अभी तक ठीक से नहीं पता। इसके अलावा यूनिवर्स में एक ही बिग बैंग हुआ था या मल्टीपल बिग बैंग्स हुए थे, ये भी हमें नहीं पता। क्या बिग बैंग से पहले भी कुछ था या कुछ भी नहीं, यानी किसी पुराने यूनिवर्स के अंत से बिग बैंग हुआ था और इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, हमें नहीं पता। और बिग बैंग के सिर्फ 5.39 × 10⁻⁴ सेकेंड्स यानी प्लैंक टाइम, जो समय की सबसे छोटी इकाई है, उससे पहले क्या हुआ, ये भी हमें नहीं पता। बिग बैंग के बारे में जो कुछ भी पता है, यानी बिग बैंग के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस को मैंने एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसे आप इस वीडियो के बाद जरूर देखिए। नंबर 2 पर आता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। बिग बैंग से आते हैं यूनिवर्स के बहुत बड़े राज पर। यूनिवर्स का 95% से भी ज्यादा पार्ट क्या है, ये हमें नहीं पता, इसलिए इसे कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। बाकी 5% से भी कम मैटर और एनर्जी से हम सब, यानी सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स बने हैं। डार्क मैटर और एनर्जी ना ही नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट करता है, यानी लाइट को इमिट, एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट नहीं करता। डार्क मैटर नॉन बैरियोनिक पार्टिकल से बना होता है, यानी ऐसे पार्टिकल जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नहीं बने होते। अब इसे किस तरह ऑब्जर्व करें, इससे कैसे इंटरेक्ट करें और इसे कैसे स्टडी करें, ये एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक चैलेंज है। कई लोगों का सवाल हो सकता है कि जब इसे ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता, तो फिर हमें कैसे पता कि ये है, वो भी 95%। डार्क मैटर को नॉर्मल मैटर पर लगने वाले ग्रेविटेशनल इफेक्ट की तरह परसीव किया जाता है। गैलेक्सीज का रोटेशन और उनके एक स्ट्रक्चर की तरह बंधा होना डार्क मैटर के प्रेजेंस को बताता है, क्योंकि ये सब यानी गैलेक्सीज जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स का स्टेबलाइज होना सिर्फ विजिबल मैटर की वजह से नहीं हो सकता। इसी तरह से डार्क एनर्जी को समझिए एक तरह के नेगेटिव प्रेशर की तरह, जो इनडायरेक्टली यूनिवर्स के लगातार एक्सपेंशन का कारण हो सकता है। बट डार्क मैटर और एनर्जी असल में क्या है, वी डोंट नो। और ऐसा क्यों है कि नॉर्मल मैटर और एनर्जी, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% पार्ट है, ये एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ ही उजागर होगा। नंबर 3 पर है क्वांटम ग्रेविटी। हमारे यूनिवर्स में 2 अलग अलग तरह के नियम लागू होते हैं। पहला तो जनरल रिलेटिविटी या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो मैक्रो वर्ल्ड में अप्लाई होता है, और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम या सब एटॉमिक वर्ल्ड में अप्लाई होता है। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी क्लासिकल ग्रेविटी को 3D स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्वेचर या डेंट की तरह डिस्क्राइब करती है, और ये होता है स्पेस टाइम में एनर्जी और मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कहाँ मैटर या एनर्जी कंडेंस हुआ है, वहाँ स्पेस टाइम बेंट या कर्व हो जाएगा और बाकी जगह पर नहीं। दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स लेवल पर ग्रेविटी को जनरल रिलेटिविटी से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल, जिन्हें ग्रेविटॉन कहा जाता है, उससे डिस्क्राइब किया जाता है। क्लासिकल ग्रेविटी होती है कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम लगातार फील करते हैं, पर क्वांटम ग्रेविटी ग्रेविटॉन पार्टिकल के थ्रू लगातार कोलैप्स और रीअपीयर होती रहती है, क्वांटम पार्टिकल के एनर्जी क्वांटाइजेशन की वजह से, क्योंकि कोई भी क्वांटम पार्टिकल किसी एक फिक्स जगह पर हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ उसके होने की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव फंक्शन के तौर पर। इसे ही अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल भी डिस्क्राइब करता है। पर क्वांटम पार्टिकल ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों करते हैं, ये हमें नहीं पता। क्वांटम वर्ल्ड अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी गुत्थी है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर पर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, जो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो
सब्सक्राइब करके ही वीडियो में आगे जाइए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी गुत्थी है कि 90% से ज़्यादा लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू लॉजिकल आयाम। नंबर 4 पर आता है मल्टीवर्स। हमारा यूनिवर्स ही अकेला एक यूनिवर्स है, इस बात की बहुत ही कम संभावना है। हमारे जैसे या हमसे बिल्कुल अलग यूनिवर्स भी हो सकते हैं जिनमें फिजिक्स के नियम हमसे सिमिलर हों या बिल्कुल अलग हों। जैसा हमने अभी देखा कि डार्क मैटर और एनर्जी जो हमारे यूनिवर्स का 95% पार्ट है वो किसी पैरेलल यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल प्रोजेक्शंस हो सकते हैं। वरना ऐसा क्यों है कि 95% यूनिवर्स का हमें कुछ पता ही नहीं। ग्रेविटी ओवरलैप अलग अलग यूनिवर्स को आपस में जोड़ने का काम कर सकता है। इसी तरह से जैसे हमने देखा कि क्वांटम वर्ल्ड में फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग हैं, तो क्या वो किसी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को सजेस्ट करते हैं या नहीं, वी सिंपली डोंट नो। क्वांटम एंटेंगलमेंट यानी एक क्वांटम पार्टिकल के इफेक्ट दूर रखे पार्टिकल को अफेक्ट करते हैं, और स्पेस टाइम वार्म होल जिसके थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है वो भी पैरेलल यूनिवर्स को शायद सजेस्ट करते हैं, बट निश्चितता के साथ हम कुछ भी नहीं कह सकते। नंबर 5 पर आता है लाइफ एंड एवोल्यूशन। आप शायद जानते ही होंगे कि आज से 350 से 400 करोड़ साल पहले अर्थ पर पहली बार लाइफ ओरिजिनेट हुई। अब इस बात के बहुत से जेनेटिक, माइक्रोबियल और जियोकेमिकल एविडेंस हैं कि अर्थ पर सारी लाइफ लूका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुई। पर लाइफ क्यों बनी, ये जीवन के होने के पीछे का क्या कारण था, ये हमें नहीं पता। अब एक बार प्रिमिटिव लूका सेल बनने के बाद भी क्या रीजन था कि वो धीरे धीरे करोड़ों सालों में कॉम्प्लेक्स क्रीचर में इवॉल्व होने लगी और अल्टीमेटली हम जैसे इंटेलिजेंट लाइफ में। रिसेंटली एक वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे समय समय पर ऐसे चैलेंजेस आए जिन्होंने हमें यानी होमो सेपियंस को मजबूर कर दिया इंटेलिजेंस या बड़ा दिमाग डेवलप करने के लिए। अब ये भी एक रहस्य है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक ऐसे ही होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस आपस में बहुत ही सिमिलर स्पीशीज होने के बावजूद एक स्पीशीज कंप्लीटली विलुप्त हो गई और दूसरी आज अर्थ को डोमिनेट कर रही है। अचानक कुछ लाख साल पहले होमो सेपियंस में इंटेलिजेंस क्यों डेवलप हुई, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ये प्योर कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई और रीजन था? नंबर 6 पर आता है डीएनए और जेनेटिक्स। कैसे सिर्फ 2.5 नैनोमीटर बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल 5-6 फुट के इंसान और कई मीटर ऊंचे पेड़ों और विशालकाय ब्लू व्हेल से लेकर छोटे से बैक्टीरिया तक सभी कुछ बना देता है, सिर्फ अपने सीक्वेंस को चेंज करके। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर और 4 न्यूक्लियोटाइड बेस, इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारा जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल बनता है। अब आप सोचिए कि अलग अलग ह्यूमंस में 99.99% डीएनए सेम होने के बावजूद इतने मैसिव चेंजेस कैसे आ जाते हैं। और यही नहीं, ह्यूमंस और चिंपैंजीज में 99% से भी ज़्यादा सिमिलरिटीज होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त डिफरेंस कैसे है। अगर गलती से हमारे डीएनए में यानी किसी भी एक जीन में कुछ न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ गया या डीएनए डैमेज हो गया तो या तो हम कैंसर के शिकार हो जाएंगे या जेनेटिक डिफेक्ट्स के। सिर्फ एक मॉलिक्यूल हमारी लाइफ में इतना चेंज कैसे ला सकता है? डोंट गेट मी रॉन्ग, हमें पता है कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कैसे फंक्शन करते हैं, इनसे कैसे स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, बट ऐसा होता क्यों है? क्यों डीएनए में इतनी असीमित शक्ति है कि वो आपको सिर्फ 1% से भी कम डिफरेंस पर बंदर या आदमी बना सकता है? एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कि कैसे हम अपने जीन्स यानी डीएनए सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं लेते। डीएनए कैरीज फॉरवर्ड जनरेशंस टू जनरेशन। हमें हमारे दादा, नाना और उनसे पहले के पूर्वजों के भी जीन्स आ सकते हैं, पर ऐसा होता क्यों है? वी जस्ट डोंट नो। नंबर 7 पर आता है ह्यूमन ब्रेन। इसी से आते हैं सोलर सिस्टम के सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यानी हमारे दिमाग पर। हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है ये हमें पता है। ब्रेन में न्यूरॉन कनेक्शन फायर अप होते हैं और वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाते हैं कुछ केमिकल्स जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उनके थ्रू। पर सोचने वाली बात यह है कि हम सब ह्यूमंस में अलग अलग थॉट्स, लर्निंग्स, इमोशंस, एक्शंस, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस क्यों होती है? हम सब मेमोरी, थॉट्स, इमोशंस क्यों जनरेट करते हैं और अचानक वो दिमाग से कैसे गायब हो जाते हैं? वी डोंट रियली नो। 12 साल चले ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट ने ब्रेन की कंप्लीट मैपिंग 2021 में कर ली थी, पर तो भी हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि जो हमारा ब्रेन करता है वो क्यों करता है। नंबर 8 पर आता है कॉन्शियसनेस। इन सब बड़ी बड़ी चीजों के बाद आते हैं हम पर।
हम मतलब क्या? हम जिंदा हैं ये हमें पता है, पर जिंदा होने का क्या मतलब है? हम सोच पा रहे हैं, इस दुनिया को महसूस कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, पर क्यों? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस या जागरूकता असल में क्या होती है और हम क्यों जिंदा हैं, किसी को नहीं पता। कैसे हम हमारी 5 सेंसेस से हमारे अलग अलग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बना लेते हैं, कैसे हमारा ब्रेन हमें ट्रिक करता है और कई बार रियलिटी और फिक्शन में डिफरेंस बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम क्यों जिंदा हैं, क्या इसके पीछे कोई डीपर पर्पस है, और अर्थ पर लाइफ क्यों और कैसे है, इसके बारे में मैंने 2 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिन्हें आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। नंबर 9 पर आता है डेथ। कॉन्शियसनेस से आते हैं परमानेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी हमारा सबसे बड़ा डर या सबसे बड़ा रहस्य, मृत्यु। जब से ह्यूमंस में इंटेलिजेंस आई है, शायद तभी से ये सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में रहा होगा कि मरने के बाद क्या होता है। मृत्यु मतलब इस जीवन से हमारा कनेक्शन हमेशा के लिए कट। साइंटिफिकली डेथ है वाइटल बायोलॉजिकल फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और ब्रेन एक्टिविटी का इरिवर्सिबल सेसेशन। अब उसके बाद क्या होता है यह हमें खुद मरने से पहले पता नहीं चलेगा, शायद मरने के बाद भी पता ना चले, क्योंकि डेथ इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। अब डेथ के बाद कॉन्शियसनेस का भी क्या होता है ये हमें नहीं पता। अब आप आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हो या नहीं, बट आप इस फॉर्म में एग्जैक्ट जो आप हैं उस फॉर्म में डेफिनेटली वापस नहीं आओगे। और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ यानी सत्य क्या है वो हमें जिंदा रहते हुए कभी पता नहीं चल सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है यूनिवर्स का सबसे बड़ा इल्यूजन, टाइम। समय को हमने बनाया या समय ने हमको? समय आखिर है क्या? घड़ी की बढ़ती सुइयां या हमारी बढ़ती उम्र? अगर कोई घड़ी या दिन रात ना हो तो क्या हम समय बीतने का अनुभव भी कर पाएंगे? क्यों कभी लगता है कि समय बीत नहीं रहा और कभी लगता है कि पल में उम्र बीत गई? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या एक साथ एग्जिस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो हम समय में पीछे क्यों नहीं जा सकते? क्या यूनिवर्स के अस्तित्व में आने से पहले भी समय था और क्या यूनिवर्स के खत्म होने के बाद भी समय रहेगा? समय को मैंने जितना भी समझा है उसे मैंने एक फैसिनेटिंग वीडियो बनाकर डिटेल में समझाया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके अभी देख लीजिए। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। रिमेंबर, हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते।